नमस्कार, दूरदर्शन के खास कार्यक्रम बीच में इसमें आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेज भुराला और आज योग और स्वास्थ्य विषय पर हमारे साथ में मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमान हमारे बीच पधारे हैं डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी जी, सहायक आचार्य हैं राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए मुझे ही कि अगर हम स्वास्थ्य के बारे में सोचें तो कहते हैं कि सांस आ रहा है और जा रहा है अच्छे से। कोविड के बाद में ऐसा हो गया है तो हम स्वस्थ हैं, सही से दिखते हैं तो हम स्वस्थ हैं। लेकिन क्या स्वास्थ्य के पैरामीटर भी होते हैं पुनीत जी? जी बिल्कुल। जैसे हम WHO की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों वेलबींग को ही स्वास्थ्य कहा गया है। अक्सर क्या होता है, हम लोग फिजिकली कोई व्यक्ति फिट है तो उसे स्वस्थ मान लेते हैं, कोई मेंटली फिट है तो उसे भी स्वस्थ मान लेते हैं, पर सोशल हेल्थ को हम इग्नोर करते हैं। तो आप देखेंगे योग ही एक ऐसा ही विषय है जो फिजिकली, मेंटली के साथ साथ सोशली भी हमको एंगेज करके रखता है। आप देख लीजिए, ये योग दिवस जब से आया है या योगा का हमने जब से प्रचलन चालू किया है, सोशली भी हम लोग कितने एंगेज हो चुके हैं। तो WHO की डेफिनेशन में जो पैरामीटर में फिक्स होते हैं, सोशल, मेंटल और फिजिकल वेलबींग, वो योग के द्वारा ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। योग करने की जब भी बात आती है तो अमूमन जो यूथ है वो ये देखता है, जो जिम जाता है वो ये सोचता है कि योगा से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ वजन उठाने वाली चीज़ें दिखती नहीं है, तो इससे फिट कैसे हो सकता है, ये एक सवाल दिमाग में चलता है। तो लेकिन जब योग करने के लिए जाते हैं तो कुछ लोगों का इसके विपरीत भी सामने आता है कि उदाहरण की भाई इसमें भी पसीना आता है, इसको भी करने में जोर आता है। किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे आप दोनों को? तो हम देखेंगे, हमको पहले समझ में आना चाहिए योग में और जिम में, व्यायाम में क्या फ़र्क है। Yes. योग में जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं अपनी ब्रीथिंग के साथ कर रहे हैं। ब्रीथिंग टेक्निक काफ़ी ज़रूरी है। जैसे सूर्य नमस्कार भी कर रहे हैं तो कब आपको इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है। और जबकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम ब्रीथिंग पैटर्न का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। तो लोगों में ये जो मिसकंसेप्शन है ये दूर होना जरूरी है। योग में आसन के साथ साथ उसका ब्रीथिंग पैटर्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमने जो बताया प्राणायाम ही हमारा प्राण का आयाम है, सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। तो ब्रीथ जब जा रही है तो कब हमको इनहेल करना है आसन में, कब हमको एक्सहेल करना है। और आप देखेंगे जब लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उनका जो इफेक्ट है, बाइसेप्स कर रहे हैं तो बाइसेप्स पे हो रहा है, ट्राइसेप्स कर रहे हैं ट्राइसेप्स पे हो रहा है। योगा का इफेक्ट पूरी बॉडी ऑर्गन पे होता है। डायबिटीज़ के लिए कर रहे हैं तो पैंक्रियाज के ऊपर हो रहा है, ब्रेन के लिए कर रहे हैं तो पूरी बॉडी को कामनेस ला रहा है। किसी मसल्स के ऊपर वो स्पेसिफिकली डिपेंडेंट नहीं है, वो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर ही उसका इफेक्ट डालता है। तो ये बेसिकली हम लोगों को फ़र्क पता होना इसमें ज़रूरी है। तो योग में कुछ मुद्राओं का भी अहम महत्व होता है कि मुद्राएं जो होती है और जो ओमकार उच्चारण जो होता है इसका क्या कुछ संबंध है? देखिए, ओंकार जो चैंटिंग है हमारी प्राचीन परंपरा से ही हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे ओंकार चैंटिंग के भी कई स्वरूप है। एक जो हम मंदिर में ओंकार करते हैं वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, और ओंकार को हम थेरेपेटिक रूप में भी लिखते हैं योगा के रूप में। आप देखेंगे जब ओंकार चैंटिंग स्पिरिचुअली हम कर रहे हैं तो उसमें तो हम बोलते हैं ओ, और मैं पे आते आते हमारी सांस कम हो जाती है। जबकि ब्रह्मांड में आप देखेंगे ओंकार ही ऐसा वर्ड है जिसका निर्माण जब हुआ है तो हमको जिह्वा की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो लोग बोल नहीं सकते वो भी ओंकार चैंटिंग कर सकते हैं। उसका निर्माण आप देखेंगे अकार 1 मात्रा, ऊकार 2 मात्रा और मकार 4 मात्रा, इसके अनुसार ही ओंकार का निर्माण हुआ है। तो स्पिरिचुअल तो हम कैसे भी बोले, ज़्यादातर आप देखेंगे ओंकार चैंटिंग करते हैं तो ओ तो लंबा लेते हैं और मैं पे आते आते हमारी सांस फूल जाती है। लेकिन हमको अकार, ऊकार और मकार का उच्चारण करना है, और वो भी मात्रा होनी चाहिए। अकार 1 मात्रा, ऊकार 2 मात्रा और मकार 4 मात्रा। जब हम थेरेपेटिक रूप में इसका उपयोग करेंगे तो हमको इसी अनुपात को बना के रखना है। और इसके जो शोध, जो इसके परिणाम है उसमें भी देखेंगे कई बच्चे होते हैं जो हकलाते हैं, तुतलाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी हम लोग ओंकार चैंटिंग 1, 2, 4 के अनुपात में कराते हैं। और उसमें भी आप साइंटिफिकली देखेंगे तो अकार का जब हमने उच्चारण किया तो ओष्ठ हमारे 1 इंच खुले, ओष्ठ आधा इंच, मकार में हमारे ओष्ठ बंद हो गए। और जब हमने ओंकार चैंटिंग करी तो वाइब्रेशन हमारे हार्ट से ऊपर वाले रीजन पे, ऊकार ऊ तो हार्ट और प्यूबिक रीजन के नीचे, और मकार में ब्रेन के ऊपर। और जब तीनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है। तो इस चीज़ को हम इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे फीमेल है उनको यूरोजेनाइटल कई डिसऑर्डर होते हैं, PCOD की समस्या होती है, तो उनको हम अकार चैंटिंग कराते हैं, क्योंकि आकार आपने देखा उसके जो वाइब्रेशन है नीचे की ओर है। तो उसको हम आकार चैंटिंग का ज़्यादा। अब किसी को हमको लगता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है तो हमको ऊकार चैंटिंग ऊ, और हमको लगता है इंसोम्निया, एंजाइटी उसका है तो मकार। और जब ओवरऑल हमको इसका इफेक्ट देखना है तो अकार, ऊकार और मकार का उच्चारण करते हैं, और उसका भी अनुपात हमको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया ब्रह्मांड में यही एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए हमको जिह्वा की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए जो बच्चे तुतलाते हैं, हकलाते हैं, उनको भी हम अकार, ऊकार और मकार
1, 2 और 4 के अनुपात में इसका उपयोग हम करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको रिलीजियस प्रैक्टिस से अलग देखा जाए, बिल्कुल थेरेपी के तरीके से, जैसे जी बिल्कुल। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो हम कैसे भी कर सकते हैं, जैसे मंदिर में चैंटिंग कर रहे हैं तब ओम बोल रहे हैं, लेकिन जब हम थेरेपेटिक रूप में उसका फायदा लेना चाहते हैं तो उसके साइंटिफिक रीजन, और मैंने आपको उसके लॉजिक भी बता दिया। अकार पे ओष्ठ 1 इंच खुला, ऊकार पे आधा और मैं पे बंद, और अकार पे हमारे वाइब्रेशन नीचे की ओर, ऊ पे ऊपर की ओर, म में, और ऐसे पूरे ब्रेन का जब हम कंबाइन करेंगे तो ओमकार चैंटिंग। इसी तरह आपने जिक्र किया अभी सूर्य नमस्कार का, तो उसका भी कुछ खास इंपॉर्टेंस है? सूर्य नमस्कार भी देखेंगे, जब तक सूर्य नमस्कार में टोटल 12 आसन होते हैं, लेकिन कई व्यक्ति उसको भी जिम की तरह करते हैं। जब वो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो काफ़ी फास्ट कर रहे हैं, और उसके बाद उनको लगता है कि हमने 11 सूर्य नमस्कार कर लिए, आज 21 कर लिए, जैसे दंड बैठक नहीं करते, आज हमने 21 मार दिया, आज हमने 51 मार दिया, प्रतिस्पर्धा हो जाती है। और प्रतिस्पर्धा जब तक हो तो ठीक है, वो प्रतिस्पर्धा भी साथ वाला जब करता है तो प्रतिद्वंद्विता में परिवर्तित हो जाती है। उसको लग रहा है कि उसने 51 करे हैं तो मैं उससे ज़्यादा कर पाऊँ। तो हमको पता होना चाहिए सूर्य नमस्कार में भी 3 चीज़ें हैं। एक, हमने आसन किया, दूसरे हमने ब्रीथिंग करी, और तीसरी सूर्य के जो 12 पर्यायवाची हैं उसकी चैंटिंग भी करनी है। तो एक आसन के साथ साथ हमने उसके पर्यायवाची के रूप में सूर्य की चैंटिंग करी। फिर हमने देखा कब हमको ऊर्ध्व हस्तासन किया, कब इनहेल करना है, कब पाद हस्तासन करना है, तो एक्सहेल करना है। तो अक्सर व्यक्ति क्या होते हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हमारा चेस्ट ओपन होता है तो हम इनहेल करें, और चेस्ट डाउन होता है तो एक्सहेल करें। जैसे ऊर्ध्व हस्तासन किया तो इनहेल, जब हम नीचे के चेस्ट डाउन हुआ, कंप्रेस हुआ तो एक्सहेल। उल्टा नहीं करें, गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तभी हम उसका बेनिफिट ले पाएंगे। अब कई पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हम तो इतने सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, इतने टाइम से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको ये समस्या आ रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो सूर्य नमस्कार तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को वो एक्सरसाइज के रूप में कर रहे हैं, योग और प्राणायाम या आसन के रूप में नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ है, मैंने आपको बता दिया, ब्रेथ का मूवमेंट, चैंटिंग, सूर्य के जो मंत्र हैं और आसन, उन तीनों का जब कोऑर्डिनेशन होगा तभी सूर्य नमस्कार का जो एक्चुअल बेनिफिट है हमारी पूरी बॉडी पे वो हो पाएगा। कहा जाता है कि योग जो है शरीर, मन और आत्मा तीनों का संगम है, और तब जाकर योग पूर्ण हो पाता है। तो आपने जो बातचीत की इसमें जो कहा चैंटिंग, तो सूर्य नमस्कार के दौरान जो चैंटिंग वो मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है? जी बिल्कुल। सूर्य का जो नमस्कार है, एक तरह से हम सूर्य को अपना अर्घ्य देव मानते हैं, उसको अपना नमस्कार कर रहे हैं। तो उसके जो सूर्य के जो 12 पर्यायवाची हैं वही हमको एनर्जी दे रहे हैं। तो उसकी चैंटिंग जो है वो मेंटल, मैंने आपको बताया, स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ जब हम जा रहे हैं तो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल जो हेल्थ है वो कॉम्बिनेशन, वो सूर्य नमस्कार। आप सहायक आचार्य हैं पुनीत जी, और आपने देखा होगा इस दौरान कोविड का एक बुरा समय पूरे विश्व ने देखा है। इस कोविड से पहले और कोविड के बाद की स्थिति में लोगों की योग के प्रति जो मानसिकता है, जो रुझान है, उसमें कुछ बदलाव आपको देखने को मिला है? जी बिल्कुल। आप देखेंगे कोविड जब काल आया उसके बाद काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। तो आप कोविड काल को तो हम पिछली कई सदियों तक याद रखेंगे। जैसा होता है ना हम लोग ईशा पूर्व और ईशा पश्चात, ऐसे कोविड पूर्व और कोविड पश्चात हमारे जीवन में कई सारी चीज़ों का बदलाव हुआ है। उसमें भी एक जो मेन बदलाव था, हम जो हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसकी ओर वापस गए हैं। तो आप देखेंगे योगा जब हम कर रहे थे कोविड काल में, तो हम लोग इस चीज़ का एहसास नहीं कर पा रहे थे। पहले हमको लगता था कि जो लोग बीमार हैं उसी व्यक्ति को योग करना है। कोविड में भी आपने देखा था योगा का जो प्रोटोकॉल आया है, वो लोग कर रहे हैं कि इतने मिनट कपालभाति करें, इतने मिनट भस्त्रिका करें, तब आपको जल्दी लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, जल्दी आप रिफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन वो ये चीज़ भूल गए कि अगर मेरे परिवार में मेरा बच्चा या फैमिली मेम्बर कोई चीज़ अफेक्टेड है तो वो मेरे मेंटल हेल्थ पे भी तो अफेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए प्राणायाम और योगा जितना जरूरी है उससे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो तो मेडिसिन भी ले रहा है उसके साथ साथ, लेकिन उसकी जो स्ट्रेस है वो मेरे बॉडी पे या मेरी मेंटल हेल्थ पे आ रही है कि मेरे बच्चे को अगर कोविड हुआ है तो मैं उससे मिल भी नहीं सकता, और उससे दूर रहने के साथ साथ मेरे शरीर में और मन में वो एंजाइटी भी है। उसको तो हम मेडिसिन भी दे रहे हैं, प्राणायाम भी बता रहे हैं, योगा भी बता रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? तो उस एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वो योगाभ्यास ही हमारे लिए जरूरी है। मकार जो बताया था आपने एंजाइटी के लिए, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस बार क्या कुछ नया है, क्या सोच रहे हैं? क्योंकि हर बार जो है देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब से मनाने लगे हैं कुछ न कुछ नया होता है, और लोग योग में नएपन के लिए बहुत सारे आसन भी होते हैं। क्या राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो है कुछ कार्यक्रम में भी नया करने की सोच रहे हैं? जी बिल्कुल। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो हमारी थीम है वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग जी। और आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने देखा होगा आज़ादी के जो 75 वर्ष हो रहे हैं उसी के उपलक्ष्य में पूरे देश में 75 जो प्राइम लोकेशन है वहाँ पे योगाभ्यास कराया जाएगा। वह स्वयं मैसूर में जाके योगाभ्यास करेंगे, वहाँ पे भी NIA की एक टीम जा रही है। उसके साथ साथ जयपुर शहर में जंतर मंतर को उस प्राइम लोकेशन के लिए चुना गया है। तो वहाँ पे जो हमारे आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं अर्जुन मेघवाल जी वो आएंगे, उसके साथ साथ हम योगाभ्यास और प्राणायाम करेंगे। इसके साथ साथ NIA ने पिछली
कई टाइम से, जब से हमने योगा से पूर्व कार्यक्रम शुरू करें, तो हवा महल पे हमने योगाभ्यास किया, सेंट्रल पार्क पे हमने योगाभ्यास किया, जल महल पे हमने योगाभ्यास किया, और इसके साथ साथ हम लोग 18 तारीख को पत्रिका गेट पे भी योगाभ्यास करने वाले हैं, और 20 तारीख को भी योग के लिए रैली, जन जागरूकता रैली निकालने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम प्राइम लोकेशन पे लोगों की अवेयरनेस के लिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक आउटरीच एक्टिविटी काफ़ी ज़रूरी है योग से जुड़ने के लिए। एक हीलिंग थ्रू ब्रीदिंग, ये क्या कॉन्सेप्ट है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया प्राणायाम है वो काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन प्राणायाम का अक्सर लोगों को तरीका पता नहीं होता। उन लोगों को ये पता नहीं होता कि जब हम लोग इनहेल कर रहे हैं तो कितने समय तक इनहेल करना है, और एक्सहेल कर रहे हैं तो कितने समय तक एक्सहेल करना है। ज़्यादातर लोग आप देखेंगे, छोटा बेबी जब होता है, जब वो सोता है तो उसकी जो ब्रीथिंग है वो नेचुरल ब्रीथिंग है। आप देखेंगे बच्चा जब सोता है तो इनहेल करता है तो एब्डोमेन ऊपर जाता है, एक्सहेल करता है तो एब्डोमेन नीचे जाता है। लेकिन हम अपने एब्डोमेन के ऊपर हाथ रख के इनहेल करेंगे तो हमको लगेगा 90% लोगों के साथ तो उल्टा ही हो रहा है। जब इनहेल कर रहे हैं तो हमारा एब्डोमेन कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो आप खुद ही सोचिए, जब हमारी ब्रीथिंग पैटर्न ही गलत है, हम लोग तो हेल्दी कैसे रह सकते हैं? तो कोई भी प्राणायाम या योगा या आसन हम शुरुआत करें तो पहले ब्रीथिंग पैटर्न को हम सही करें। और आप देखेंगे ब्रीथिंग जो हो चुकी है हमारी शैलो ब्रीथिंग हो चुकी है, हम चेस्ट से ब्रीथिंग करते हैं, डीप ब्रीथिंग हम लोग नहीं करते, क्योंकि छोटा जो बच्चा है वो नेचुरल ब्रीथिंग है, उसे ना स्ट्रेस है ना एंजाइटी है। वो जो ब्रीथिंग ले रहा है पूरी तरह से एब्डोमिनल ब्रीथिंग हो रही है, तो वो नेचुरल ब्रीथिंग है। हमारी शैलो ब्रीथिंग होती है। इसीलिए आप देखेंगे जब भी हमको गुस्सा आता है या स्ट्रेस में रहते हैं, हमको कहते हैं गहरी लंबी ठंडी सांस लीजिए। वो इसीलिए उसके पीछे रीजन भी यही है, क्योंकि हम लोग इनहेल तो लंबे समय तक करते हैं, तो एक्सहेल जल्दी कर देते हैं। आप देखेंगे प्राणायाम भी जब लोग करते हैं तो इसमें 3 चीजें हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। इसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से भी जानते हैं। जब हमने सांस को अंदर लिया वो ब्रह्मा की तरह अंदर गई, विष्णु की तरह हमने श्वास को होल्ड किया, और रेचक की तरह अशुद्ध वायु महेश की तरह बाहर निकाली। तो इसको GOD गॉड भी कह सकते हैं, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रॉयर। और इन तीनों का जो अनुपात है आइडियली वो है 1, 4 और 2। 1 सेकंड अगर आपने प्राणायाम इनहेल किया तो 4 सेकंड तक ब्रेथ को रोकें और 2 सेकंड तक एक्सहेल करें। ब्रेथ रोकना तो दूर की बात है, हम तो एक्सहेल भी जितनी समय तक लेते हैं उतने टाइम तक नहीं कर पाते। तो आप खुद ही सोचिए, शुद्ध वायु तो हमने अंदर ले ली, लेकिन अशुद्ध वायु पूरी तरह से बाहर नहीं जा पा रही। तो वो चीज़ हमको, इसीलिए हीलिंग थ्रू ब्रीथिंग का कॉन्सेप्ट चला है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह ही वो हमारी ब्रीथिंग है। ब्रह्मा में हमने इनहेल किया, विष्णु की तरह उसको ब्रेथ को रिटेन किया, और एक्सहेल किया महेश की तरह। टाइमिंग एक बार फिर से बताइए। ये है 1, 4, 2 अनुपात। 1 अनुपात में इनहेल, 4 अनुपात तक होल्ड और 2 तक एक्सहेल। तो इसलिए मान लें, सपोज करिए किसी ने 20 सेकंड तक इनहेल किया, तो 20 सेकंड के बाद में वो 4 गुना उसको रोके, वो आइडियली अनुपात है, तभी हम उसका एग्जैक्ट फायदा। लेकिन इसमें आप देखिए, एक साथ हमको ऐसे नहीं जाना 1, 4, 2 का अनुपात। हम उसका अभ्यास करते हैं तो स्टार्टिंग में ऐसे नहीं कराते। पहले हम जाएंगे 1, 1, 1, पहले वो 1, 1, 1 में रोके, फिर 1, 2, 1, 1, 2 तक, फिर 1, 3, 1, फिर 1, 4, 2 तक जाएंगे। वो इनहेल ही इतना ज्यादा कर लेते हैं कि उसके बाद आगे की प्रैक्टिस हो ही नहीं पाती है। तो इसलिए हमको धीरे धीरे उसमें जाना है। 1, 1, 1 से अनुपात से 1, 4, 2 तक पहुंचना है, तब हमको उसका पूरा फायदा मिल पाएगा। क्योंकि प्राणवायु जो हमारी बॉडी में गई है वो एसिमुलेट तो होनी चाहिए, और जब एसिमुलेट हो गई तो अशुद्ध प्राणवायु पूरी तरह से शरीर से बाहर जानी चाहिए। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने उसको बताया ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह, या GOD गॉड, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रॉयर की तरह। ये हमारा हीलिंग थ्रू ब्रीथिंग। आपने जिक्र किया एब्डोमेन जो पेट है यहाँ से और चेस्ट के लिए, तो इन दोनों से सांस लेने में बेसिक फर्क बताया आपने, उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग और जानना चाहूँगा। उसमें यह है कि जैसे हम शैलो ब्रीथिंग करते हैं, तो जब हम शैलो ब्रीथिंग करते हैं तो हमारी जो ब्रीथिंग है हमारे पूरे पेल्विक रीजन तक नहीं जाती, पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती। हमने जल्दी से प्राणवायु दी और जल्दी से छोड़ दी। जब ब्रेथ हमारी पूरी तरह से अंदर नहीं गई, पूरी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब या एसिमुलेट नहीं हुई, तो बाहर कहाँ से निकलेगी? फेफड़ों तक जाके, फेफड़ों तक। वो फेफड़ों से भी हमारी इसकी 3 तरह की ब्रीथिंग है, डायफ्रैग्मेटिक, एब्डोमिनल और नीचे पेल्विक वाली ब्रीथिंग। तो ये क्लेविकुलर ब्रीथिंग हम लोग कर लेते हैं, डायफ्रैग्मिक कर लेते हैं, लेकिन एब्डोमिनल ब्रीथिंग तक हम लोग नहीं पहुंच पाते। इसलिए मैंने छोटे बेबी का आपको एग्जांपल दिया, जब वो इनहेल कर रहा है तो एब्डोमेन एक्सपेंड और एक्सहेल कर रहा है तो एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट। और आप अक्सर देखेंगे हमारे पेट पे अगर हम हाथ रख के 90% लोग भी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो करेंगे तो उनके साथ उल्टा होगा। और जब उनका ब्रीथिंग पैटर्न ही गलत है तो हेल्दी कैसे रह सकते हैं? भले वो प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, इनहेल तो कर रहे हैं, फिर एक्सहेल कर रहे हैं, लेकिन ब्रेथ का रिटेंशन तो उन्होंने किया ही नहीं। और जो उसका अनुपात है आइडियली वहां तक तो चलो पहुंचना धीरे धीरे, लेकिन 1 का तो अनुपात बनाए। जितनी देर इनहेल किया उतनी देर तक एक्सहेल करें, उसका वो भी अनुपात करेक्ट नहीं हो पाता। और सांस भी जो प्लेस है वो भी ठीक करना पड़ेगा, कहां से लेना है। बिल्कुल, शैलो ब्रीथिंग नहीं करनी, हमको हमेशा डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए। इसीलिए हमने देखा होगा हमेशा हमारे पुराने लोग कहते थे कि गहरी लंबी सांस ले, गुस्सा आ रहा है या फिर किसी स्ट्रेस में या एंजाइटी में, एग्जाम में जाने से पहले या इंटरव्यू में जाने से पहले भी हम लोगों को कहते हैं कि आप गहरी लंबी
सांस लीजिए। तो उसके पीछे यही रीजन यही है कि हमारी जो बॉडी, हमारे भी कार्यक्रम में कई बार जब लंबा कार्यक्रम हो जाता है तो हम भी ब्रेक लेकर सांस लेते हैं, कि कार्यक्रम में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। लेकिन इन दिनों केंद्र सरकार ने भी कुछ ऐसी योजना चलाई है, योग ब्रेक करके एक शब्द आया है, ये क्या कुछ है, इसमें कैसे ब्रेक लेते हैं? बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, जैसे आपने देखा होगा, टी ब्रेक लेते हैं या कॉफी ब्रेक लेते हैं, इसी तरह से 5 मिनट के कुछ आसन के और कुछ प्राणायाम का एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। अच्छा। जिसको वाई ब्रेक या योगा ब्रेक कहते हैं। वो मिनिस्ट्री ने सर्कुलर जारी किया है। उसमें वो सारी बेसिक चीजें, जैसे हमने हाथ में अंगड़ाई ली तो हमने वृक्षासन या ताड़ासन कर लिया, फिर हम नीचे की ओर झुके तो हमने प्रसरित पाद अध्यासन कर लिया, पीछे की ओर हम जो झुकते हैं तो अर्ध चक्रासन कर लिया, साइड में हमने झुका तो कटी चक्रासन कर लिया, भ्रामरी प्राणायाम हमने कर लिया, अनुलोम विलोम हमने कर लिया। तो 5 मिनट का कई भी चीज़ हमने देखा होगा, हम लोग कई बार रीफोकस करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है हमारी बॉडी को। जब दिन भर हम लोग काम करते हैं तो हमारी बॉडी को रीचैनलाइज करने के लिए, रीफोकस करने के लिए हम लोगों को योगा ब्रेक का अभ्यास करना चाहिए। और मेरा सभी लोगों से निवेदन है, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए विशेष रूप से काफ़ी ज़रूरी है। आप देखेंगे काम करते करते थोड़े टाइम तक हमारा फोकस वहाँ से हट जाता है जी। तो ये जो योगा का जो वाई ब्रेक का प्रोटोकॉल बनाया 5 मिनट का, ये इसको हम करेंगे तो इसमें काफ़ी हमको बेनिफिट मिल पाएगा। और मिनिस्ट्री ने इसीलिए इसको लॉन्च भी किया है। गर्मियों के दिन आने जा रहे हैं, इसमें ग्रीष्म जो काल है, इस दौरान कौन से प्राणायाम ज़्यादा किए जा सकते हैं जिसके ज़्यादा लाभ मिल सके? जी बिल्कुल, आप देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादातर हमको शीतलीय वो जो शीतकारी प्राणायाम है उनका अभ्यास करना चाहिए। आप देखेंगे हमको लू लगती है या कई लोगों का हाई बीपी हो जाता है, तो उसमें भी चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहिए। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा राइट नोस्ट्रिल है वो सूर्य को इंडिकेट करता है और लेफ्ट जो नोस्ट्रिल है वो चंद्रमा को इंडिकेट करता है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होगा किसी का हाई बीपी ज़्यादा हो जाए तो हमको लेफ्ट नोस्ट्रिल से उसकी ब्रीथिंग करनी चाहिए, लेफ्ट से इनहेल और राइट से एक्सहेल। तो वो आप करेंगे तो 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद देखेंगे उसका बीपी बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल में आ सकता है। तो हमारे पास कोई इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन आ गई जब हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है तो हमको ध्यान रखना, राइट से जब हम ले रहे हैं तो वो सूर्य को इंडिकेट करता है। मतलब आपकी अगर बीपी लो है तब तो सूर्य को तेज करना पड़ेगा आपको, और बीपी हाई है तो फिर आपको चंद्रमा। तो इसको सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम भी कहते हैं। और अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं फिर राइट से एक्सहेल करते हैं, अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग होती है। तो वो चीज़ हमको एक बेसिकली ध्यान रखना चाहिए। राइट जो है सूर्य को इंडिकेट करता है सूर्यभेदी, लेफ्ट जो है तो गर्मी की ग्रीष्म ऋतु में हमको चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास अधिक करना चाहिए। इसके साथ साथ शीतली एवं शीतकारी, आप देखेंगे कई लोग शीतकारी प्राणायाम करते हैं तो उसकी भी टेक्निकल उनको तरीके नहीं पता। जब शीतकारी हम प्राणायाम कर रहे हैं तो हमारा ओष्ठ जो है 1 इंच खुलना चाहिए, दांतों को मिलाना चाहिए और जिह्वा को तालू से टच करना चाहिए, फिर प्राणवायु अंदर की ओर जाएगी। 4 चीज़ें हैं, ओष्ठ खोला, दांतों को मिलाया, जिह्वा को तालू से टच किया, फिर प्राणवायु हमने अंदर की ओर ली, तो वो है शीतकारी प्राणायाम। अक्सर लोग उसकी टेक्निकल एक्सपेक्ट की ओर ध्यान नहीं देते और उनको लगता है हम लोग शीतकारी प्राणायाम कर रहे हैं, हमको उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो शीतली एवं शीतकारी प्राणायाम करने चाहिए। शीतली प्राणायाम में हम क्या करते हैं, जिह्वा को बाहर की ओर निकालते हैं जी, उसकी ट्यूब की आकृति बनाते हैं और उसी को प्राणवायु अंदर की ओर लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे हेरेडिटी के कारण कई लोग जिह्वा को फोल्ड नहीं कर पाते, तो वो नेचुरल है, तो उन लोगों को फिर शीतकारी प्राणायाम ही हम लोग बताते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में शीतली, शीतकारी और मैंने जो चंद्रभेदी प्राणायाम बताया उसको करना चाहिए। पर शीतकारी में भी जो मैंने 4 चीज़ें बताई, ओष्ठ को खोलें, दांतों को मिलाएं, जिह्वा को तालू से टच करें, फिर प्राणवायु अंदर की ओर लें। फिर जो आप फीलिंग होगी तो आप देखेंगे, आप जब भी आप ग्रीष्म ऋतु में चल के आएंगे या किसी को लू लग गई या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जब हमारे पास इमरजेंसी कंडीशन है, तो शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम इनका अभ्यास हम लोग कर सकते हैं। योगाभ्यास शुरू करने से पहले भी कुछ सावधानियों की आवश्यकता है क्या? जी, अक्सर लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती। उन लोगों को लगता है, वो लोग जैसे जिम में करते हैं कि रात को भी वो योगाभ्यास कर रहे हैं, खाना खा लिया वो पचा नहीं है, बनाना शेक और वो दूध पीने के बाद भी योगाभ्यास कर रहे हैं। तो इसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसका ये है, हमारा जो कोष्ठ या एब्डोमेन है वो डाइजेशन खाली होना चाहिए। इसी हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में योगाभ्यास करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारा जो एक आसन है वज्रासन, वही एक आसन है जिसको हम भोजन के पश्चात कर सकते हैं। बाकी जितने भी आसन और प्राणायाम है हमको एम्प्टी स्टोमक या खाली पेट ही करने चाहिए। तो उसके लिए बेसिक रीज़न यही है कि जब भी हम करें तो हम लूज फिटिंग वाले कपड़े पहने और उसके साथ साथ हमारा जो एम्प्टोमक है वो एम्प्टी रहे, ताकि हम लोग जैसे विसरल ऑर्गन पे जब भी कटी चक्रासन या ताड़ासन या कोई भी चीज़ें कर रहे हैं तो हमारे विसरल ऑर्गन के उसके ऊपर डाइजेशन पे फ़र्क नहीं पड़े। तो वो चीज़ भी हमको ध्यान रखनी चाहिए। और मॉर्निंग में हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। आप देखेंगे ब्रह्म मुहूर्त है वो भी आयुर्वेद में काफ़ी ज़रूरी है जी। ब्रह्म मुहूर्त आप देखेंगे, ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है सूर्योदय से पहले, तो वो देखेंगे हमारे कल्चर में वो पहले से विद्यमान है।
आप देखेंगे गोविंद देव जी की जो मंगला आरती हो रही है वो भी ब्रह्म मुहूर्त में हो रही है, मस्जिद में जो अजान हो रही है वो भी ब्रह्म मुहूर्त में हो रही है, और गुरुद्वारे की जो गुरुवाणी हो रही है वो भी ब्रह्म मुहूर्त में हो रही है। तो वो कैसे ही ना कैसे करके हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में वो था कि हम लोग सूर्योदय से पहले उठें, उसके बाद ही हम अपने दैनिक कर्म करें। तो उसके बाद ही तो वो चीज़ भी हमको समझना चाहिए। हमारी जो प्राचीन संस्कृति या कल्चर था उसमें ये चीज़ पहले से ही विद्यमान था, चाहे वो किसी धर्म के रूप में हो या किसी आरती या किसी के रूप में हो। और आप देखेंगे सूर्य के साथ साथ उसका आरती का समय भी चेंज होता रहता है। धर्म व्यक्ति को अनुशासित करने के लिए ही काम आता है, और योग जो है वो तो पूर्ण रूप से उसको अनुशासित करता ही है। सिचुएशन कई बार अलग होती है, जैसे प्रेग्नेंट वीमेन है तो उसको क्या करना चाहिए, बच्चे हैं, बड़े हैं, सबके लिए क्या एक ही प्रकार के योग होंगे या फिर सबके लिए अलग अलग हैं भी कि नहीं है? तो वो चीज़ हमको पता होनी चाहिए। जैसे प्रेग्नेंट वूमेन है तो उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर कौन से योगासन प्राणायाम हमको ज़्यादा करा सकते हैं, कौन से अवॉइड करने हैं। तो उसमें जिसमें भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं वो वाले आसन और प्राणायाम हमको अवॉइड करने हैं। और अगर उसको पहले से वो अभ्यास करती है योगासन का तो उसको भी कोई मेडिकल योगा टीचर या फिर कोई आयुर्वेदिक फिजिशियन उसके साथ हो, उसके अंडर में उसको योगासन प्राणायाम कराएं। तो आप देखेंगे अक्सर जो प्रेग्नेंट वूमेन हैं वो अगर अपनी प्रेगनेंसी के दौरान योगासन या प्राणायाम कर रही हैं तो उनकी जो डिलीवरी है वो नेचुरल होने के, कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद उनके जो बच्चे भी होते हैं तो वो आप रिसर्च करके भी जो वो चीज़ सामने आई है, जिन महिलाओं ने अपना डिलीवरी के उसके दौरान योगासन प्राणायाम किया उनके जो बच्चे हैं काफ़ी काम और काफ़ी कंपोज्ड हैं, क्योंकि वो उसकी ब्रेथ के द्वारा उसके बॉडी के अंदर वो जा रहा है। ऐसे सीनियर सिटीजन हम लोग ले रहे हैं तो उनमें हमको ध्यान रखना है काफ़ी सूर्य नमस्कार के ज़्यादा राउंड उनको ना कराएं, काफ़ी हैवी और काफ़ी हेक्टिक चीज़ें उनको ना कराएं, उनको रीस्टोरेटिव और कामनेस वाले पोजेज ज़्यादा कराने। बच्चे जब लेते हैं तो बच्चों को हमको देखना है उसमें ऐसे आसन कराएं जिनमें उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो, चाहे वृक्षासन करा लिया या ताड़ासन करा लिया या फिर उनकी मेमोरी इंक्रीज हो, क्योंकि जो आसन है जिनमें हमको कंसंट्रेशन लाना पड़ेगा उन्हीं से उनकी मेमोरी इंक्रीज होगी। क्योंकि बच्चों का जो चित्त है वो चंचल होता है जी, वो एक चीज़ पे स्थिर नहीं होता। तो उस चीज़ का हमको ध्यान रख के वो आसन प्राणायाम जो भी करने चाहिए उसके डूज एंड डोंट्स भी हैं वो भी हमको फॉलो मालूम होने चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान में आती है, योग और ध्यान जो है मेडिटेशन, ये एक दूसरे में समाहित हैं कि अलग हैं? थोड़ा सा इस पर जानना चाहेंगे जी। मेडिटेशन जो है वो एक्चुअली ब्रेथ अवेयरनेस है। लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि हम किसी योगा टीचर के पास जाएंगे। मेडिटेशन का मतलब है इंट्रोस्पेक्ट और हमारी बॉडी को या हमारे माइंड को कामनेस या सुकून की ज़िंदगी मिले। उन्हें ऐसा लग रहा है हम लोग योगा टीचर के पास जाएंगे, वो हमको आंखें बंद करके पूरी बॉडी के ऊपर ध्यान लगाने से कहेगा, टो से लेके हेड तक, तो हम मेडिटेशन की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे या एंजाइटी विचार या निर्विचार की स्थिति आ जाएगी। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। मेडिटेशन का अर्थ है सुकून। तो आप देखेंगे एक माँ जब अपने बेटे को सीने से लगाती है तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन है, क्योंकि उसमें भी उसको वही फीलिंग आ रही है जो हम मेडिटेशन के द्वारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पिता जब अपने पुत्र के सिर के ऊपर हाथ फेरता है तो उसका जो इफेक्ट है वो भी मेडिटेशन की तरह आ रहा है। तो वो चीज़ें हमको ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं, हम कामलेस या इंट्रोस्पेक्ट वो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, वो चीज़ उस तरह से भी आ सकती है। तो मेडिटेशन वो कोई और नहीं करा सकता, वो आपको स्वयं ही करनी है। और वो योग में एक तरह से समाहित हो गई, योग में आप उसमें जब 3 पार्ट है, शरीर मन और आत्मा, और तीनों का कॉम्बिनेशन है, वो जाकर योग बनता है। और मेडिटेशन है, ध्यान करने से एक तरह से हम रिलैक्सेशन आत्मा की तरफ जा सकते हैं कि ठीक है आप थोड़ा सा खुद की तरफ कहते हैं यात्रा कर सकते हैं। बच्चों के लिए मेमोरी इंक्रीज करने के लिए भी कोई ऐसे है क्या आसन जिससे कि बच्चों में जो है उनकी जब एज जब बढ़ रही है तो उनको एक तो हम वृक्षासन कराएं, ताड़ासन कराएं, इसके साथ साथ भ्रामरी प्राणायाम कराएं, अनुलोम विलोम कराएं, ताकि जो उनकी मेमोरी है वो इंक्रीज हो सके। और बेसिकली वृक्षासन या ताड़ासन या बैलेंसिंग वाले आसन कराने का, बकासन, इन सब का उद्देश्य एक ही है, क्योंकि उनकी जो एकाग्रता है वो एक चीज़ पे स्थिर रहे। क्योंकि वृक्षासन या ताड़ासन कर रहे हैं तो उस टाइम भी हमको जब बैलेंस बनाना है तो हमारी जो दृष्टि है सामने एक बिंदु पे केंद्रित रहती है। उसके पीछे बेसिक रीजन यही है कि हमारी जो मेमोरी है, जो कंसंट्रेशन पावर है वो इंक्रीज हो सके। पुनीत जी, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि योग तो करें लेकिन थोड़ा सा उस पर ध्यान भी करना पड़ेगा कि योग करते हुए क्या क्या ध्यान रखा जाए। हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे, उनके लिए कुछ मैसेज कि किस तरीके से अगर वो पहले से योग कर रहे हैं तो क्या ध्यान रख सकते हैं, और अगर योग में नए हैं तो क्या करें? जी बिल्कुल, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, योग जो है उसको सिर्फ योग दिवस तक सीमित ना रखें। वो एक जर्नी है, उसको एक यात्रा के रूप में लें, मंजिल ना समझें। अक्सर हमको ऐसा लगता है जब योगा डे का सीज़न आता है तो उससे 1 महीने पहले या 1 महीने बाद तक हम लोग योगा क्लासेज ज्वाइन करते हैं, योगा भी करते हैं और योगा के बारे में पढ़ते भी हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो छूट जाता है। सोशल मीडिया पे हम लोग फ़ोटो अपलोड करेंगे, विक्ट्री का साइन बनाएंगे, लोगों को ऐसा लगेगा कि हम लोगों ने योग दिवस को पूरी तरह निभा लिया है।
लेकिन हमें समझना ये तो एक सतत यात्रा है, जर्नी नहीं है, तो इसको हमको कंटिन्यू फॉलो करना है, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने अच्छे से बातें रखी और आज के समय में जिस प्रकार से लोग रिएक्ट करते हैं उस पर भी आपने अपनी बात रखी। पुनीत जी स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पुनीत चतुर्वेदी जी, जो सहायक आचार्य थे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के, जो बता रहे थे किस तरीके से योग रोग भगा सकता है, लेकिन उसमें ध्यान की बड़ी आवश्यकता है कि आप योग करने से पहले किस तरीके से और योग करने के साथ साथ किन किन बातों का ध्यान रखें। आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। तेज बराला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।